Hello everyone, Radha Krishna, this is Ayana Agrawal. Today we will read about Amanda. It's a deep explanation. So let's get started. Let's have an introduction about the poet of this poem, who is Rowan Klein. Rowan Klein was an Australian author, born in 1936, diverse jobs few for writing nurse, bookseller, teacher site. हमारी पोएम की पोइट का नाम रॉवन क्लेन है। इनका जन्म 1936 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया के भीतर और इन्होंने बहुत सारी वर्सेटाइल राइटिंग में काम किया है। इन्होंने एज अ नर्स भी वर्क किया है, बुक सेलर भी वर्क किया है, टीचर्स आइट भी वर्क किया है। हम इनसे एज अ टेक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि शी वॉज अ मल्टी टैलेंटेड, ओके, शी वॉज अ मल्टी टैलेंटेड एंड शी हैज डन वेरियस थिंग्स, सो शी टेक हर एज अ इंस्पिरेशन, स्पेशली गर्ल्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड हर सक्सेस। इन्होंने किस किस फील्ड में क्या सक्सेस अचीव की, चलो आइए पढ़ते हैं उनके बारे में। फर्स्ट स्टोरी पब्लिश्ड एट 16, मतलब जब ये 16 वर्ष ये थी, यानी कि जब ये 10th और 11th क्लास समथिंग में स्टडी करती थी, तब इनकी पहली पोएम पब्लिश हो चुकी थी। प्लेफी की बटर ओवर 40 बुक्स एक्सप्लोर रियल लाइफ थीम्स, और इन्होंने अपनी रियल लाइफ की थीम्स के बारे में डिस्प्ले किया। एक्लेम्ड वर्क्स Hitting Alison Ashley adapted for his king. So that's all about the poet. So first, read the theme of the poem. Okay, so let's study the theme. The poem. Amanda is about a girl who wants to be free. Her mom keeps reminding her to do things like clean her room and do homework. ये हमारी कहानी एक छोटी सी लड़की अमांडा के बारे में है, जिसकी मम्मा उसे दिन भर डांटती रहती है और प्रेशराइज करती है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना। मतलब शी वॉन्ट्स टू कैरी हर गर्ल लाइक एज शी वॉन्ट, मतलब वो अपनी बच्ची को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहती है। सो दैट्स ऑल अबाउट अमांडा's मॉम। लेट्स Amanda does not like this, so she pretends to be a mermaid or even an orphan to escape the rules. It shows how kids love being free, but also how parents help them grow up. लेकिन अमांडा ढोंग करती है अनाथ होने का, ये जल परी होने का। ये सारा उनका लव होता है उनके बच्चे के प्रति। उसकी मम्मा अमांडा को दिन भर इसलिए डांटती रहती है क्योंकि वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। वो ये नहीं चाहती कि अब उनकी बच्ची किसी गलत संगति में पड़े या आगे चल के कुछ बुरा करे, इसलिए उसकी मम्मा उसको डांटती रहती है। अननोइंगली शी हर्ट हर बेबी, अनजाने में वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती है। लेकिन हमारी जो अमांडा होती है वो चाहती है कि मैं एक जनपरी हूँ या मैं एक अनाथ हूँ, जो मैं अपनी ज़िंदगी को ओपनली जी सकूँ, मुझ पर किसी प्रकार के रूल्स ना रेगुलेशंस ना रिस्ट्रिक्शंस हो। बट उसकी जो मम्मा होती है उसको बार बार में समझाती है, डांटती है, क्योंकि उसको वो बढ़ने में हेल्प करती है, ना कि उसको गिराने में। बट अमांडा इसको नहीं समझती, she take it as a negatively. So let's study the stanza. How does her mom scold and how does she understand? कैसे उसकी मम्मा उसको डांटती है और कैसे वो समझती है उस चीज़ को, कैसे लेती है, पॉजिटिव नेगेटिव। So let's understand. बेसिकली आपने देखा होगा कि हर बच्चे को ये लगता है कि उसके पेरेंट्स उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार उस बच्चे को चलाना चाहते हैं, हर बात के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। शायद हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता ही है। एट द मोमेंट मुझे भी ऐसा लगता था अपनी लाइफ में, बट जब धीरे धीरे समझ आया, मैच्योरिटी आई, तो लगने लगा नहीं, दे आर स्कल्टिंग अन फॉर आवर गुड, नॉट फॉर आवर बैड। सो वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट देम इफ दे आर स्कल्टिंग फॉर आवर गुड। सो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, देयर इमोशंस, एंड वी शुड obey our parents, whatever rules, regulations, restrictions they are allowing us. Sometimes they can be wrong, but not always. कभी कभार वो गलत हो सकते हैं, बट हमेशा नहीं। तो चलो समझते हैं अमांडा के बारे में। डोंट बाइट योर नीज अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो पहले समझेंगे अपन, वाइट का मतलब होता है, बाइट का मतलब होता है आपका चबाना, ओके। और यहीं पे आपका हंच का मतलब होता है झुकाना, और स्लाउचिंग का मतलब होता है आपका
लेजीनेस वाली फीलिंग आना, यानी कि आलसी में बैठना, ओके, आलसीपन में बैठना। तो चलो समझते हैं उसकी मम्मा उसको क्या बोलती है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखून मत चबाओ। डोंट टच योर सैंडल्स अमांडा। अपने कंधों को नीचे मत झुकाओ अमांडा। आलसीपन में मत बैठो अमांडा, सीधा बैठो अमांडा। लाइक दिस हर मॉम इज कॉल्ड हर। नेक्स्ट सी। अब देखते हैं कि अमांडा क्या सोचती है, क्योंकि अमांडा है ना एक बड़ी डे ड्रीमर गर्ल होती है। और डे ड्रीमर जो बच्चे होते हैं ना, वो कभी भी कुछ भी सोच लेते हैं, बच्चों का भरोसा नहीं है। एक दिन में भी एक अलग सी इमेजिनरी जो काल्पनिक दुनिया होती है उसमें खोए रहते हैं। तो हमारी अमांडा भी उन्हीं में से एक है, ये भी एक डे ड्रीमर है। तो जब इसकी मम्मा इसको डांटती है ना, तो ये कुछ और ही सोचने में लगी होती है। अब चलो सोचते हैं कि क्या सोचती है। देयर इज लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल हैबिटेंट इज मी, अ मैरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब सबसे पहले समझेंगे अपन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। लैंग्वेज का मतलब होता है आपका रिलैक्स्ड, यानी कि शांत। और वहीं पे आपका एमरल्ड सी का मतलब होता है हरा समुद्र। और इनहैबिटेंट का मतलब होता है रहना। और मैरमेड का मतलब होता है जलपरी। जलपरी आपने देखा होगा, उसमें आधे इंसानों की तरह होती है, आधे मछलियों की तरह होती है, ओके, दैट मीन्स है जलपरी। और ये जल में रहती है। तो समझते हैं कि अमांडा ऐसा क्यों सोच रही है कि मैं जलपरी की तरह होती। अमांडा सोचती है काश मैं एक जलपरी होती जो शांति से गहरे और हरे समुद्र में रह पाती, हैप्पीली अपनी लाइफ को उधर इंजॉय कर पाती। मुझे ना कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं देता, कोई भी किसी प्रकार के ऑर्डर नहीं देता, मैं अपनी लाइफ को हैप्पीली इंजॉय कर पाती। अब वो ऐसा क्यों सोचती है? वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि उसकी मम्मा उसको हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि अमांडा ऐसा क्यों करती हो, तुम अमांडा वैसा क्यों करती हो। आप भी है ना कभी कभी टॉयलेट फील होने लगते हो। पेरेंट्स हमें ना कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा समझा देते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि ओपन बटन इज़ नॉट गुड। तो यहीं पे एक ही चीज़ समझाया जा रहा है, हमारी पोइट एक ही चीज़ समझाने का एक्सप्लेन कर रही है कि अपने बच्चों को समझाओ, उनको रिस्ट्रिक्शंस करो, बट इतना ओवर बटन मत दो कि बच्चे इस चीज़ से थक जाए और वो आपसे भागने लगे। तो यहाँ पर उनकी मॉम को एज ए नेगेटिव साइन बताया जा रहा है उनके लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या बोलती है अमांडा की मम्मा उनको। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब उसकी मम्मा बोलती है क्या तुमने अपना होमवर्क किया अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? क्या तुमने अपने रूम क्लीन किया अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। फिर उसकी मम्मा सोचती है हाँ शायद मैंने तुम्हें अपने शूज क्लीन करने के लिए बोला था अमांडा। तो उसकी मम्मा बोलती है नाखून मत काटो, कंधे नीचे मत झुकाओ, चॉकलेट मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उसकी मम्मा उसको बार बार में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी देती है। और वो भाई ठहरी डेडी मत, तो वो तो बस अपनी मम्मा को देखती है और अपनी ख्याली दुनिया में खोई रहती है। तो सोचती है कि इस बार वो अपनी ख्याली दुनिया में किस चीज़ को इमेजिन करती है। अब वो सोचती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब यहाँ पर हमारी अमांडा क्या सोचती है भाई? वो सोचती है मैं एक अनाथ हूँ जिसके माँ बाप नहीं, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूम रही है, चल रही है भाई, कोई कुछ नहीं कह रहा, मस्त परिया की तरह। सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट, और जो धूल है ना, धूल उस पर प्यार से एकदम शांति से चल रही है और चित्र बना रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, जो वहाँ पर शांति है ना एकदम सोने की तरह, और द फ्रीडम इज स्वीट, और जो वहाँ पर स्वतंत्रता है ना वो बहुत ज़्यादा मीठी है। तो वो सोच रही है काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जब वो ऑर्फन होती ना तो उसके पास कुछ खाने को भी नहीं होता और वो दर दर भटकती रहती। लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रही, वो सिर्फ ये सोच रही है कि उसकी पेरेंट्स के लिए कितनी रिस्ट्रिक्शंस दे रहे हैं। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ऑन द बिहाफ ऑफ विच बेसिस, किस बेसिस पे वो हमें समझा रहे हैं, किस बेसिस पे हमें डांट रहे हैं। हमें ऐसा नहीं कि हम उनको हर बार ही नेगेटिव लें। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू टेक दैम नेगेटिव ऑलवेज, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट, व्हाट डज शी वांट टू से नेक्स्ट। अब इस बार उसकी मम्मा उसको फिर से डांटने लगती है। उसकी अम्मा बोलती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ट अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब उसकी मम्मा उसको जोर से डांट के बोलती है अमांडा मैंने तुम्हें चॉकलेट खाने के लिए मना किया था ना, तो ये चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर किन, तुम्हें पता है ना चॉकलेट खाने से तुम्हारे चेहरे पे पिंपल होने लगते हैं अमांडा।
क्या तुम मेरी तरह दुखोगी जब मैं तुमसे बात करती हूँ? तो क्या अपनी मम्मा की तरफ नहीं देखती, अपनी डे ड्रीमर वाली दुनिया में खोई रहती है, बस सोचती रहती है मैं ये होती, कभी सोचती है मैं अनाथ होती, कभी सोचती है मैं जलपरी होती जो गहरे समुद्र में तैर पाती, लेकिन अपनी मम्मा की बातों को नहीं सुनती। वो उन्हें क्या करती है, वो इग्नोर मारती है कम्प्लीटली। उसको फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से कि उसकी मम्मा उसको क्या एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही हैं। सो आप सोचते हैं कि हमारी अमांडा है, क्या सोचती है उसकी मम्मा जब उसको डांटती है चॉकलेट ना खाने के लिए? I'm a Rapunzel. I have not a care life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अब वो सोचती है काश मैं एक रूपांजल होती। अब रूपांजल कौन है भाई? रूपांजल एक परी होती है जिसके लंबे लंबे से बाल होते हैं। अपनी स्टोरी बुक्स वगैरह में देखा होगा, जो एक एफिल टावर के अंदर रहती है। दैट वी नॉट से एफिल टावर इज जस्ट वन काइंड ऑफ टावर, छोटा सा महल बोल सकते हैं उसको। तो वो किसी की परवाह नहीं करती, वो है ना, किसी की परवाह नहीं करती। आई हैव नॉट अ केयर। वो बस शांति से अलग ही अपनी ज़िंदगी को जीती है। तो वो सोचती है काश मैं भी अपनी रूपांजल की तरह होती, अपने बालों को ना कभी नहीं खोलती, जिससे कोई भी वहाँ पर नहीं आ पाता, और वहाँ से हमेशा हमेशा सिर्फ अकेले रहना चाहती। अब वो अपने आप को रूपांजल कंसीडर करने लगती है। तो देखो वो कितनी कहीं ना कहीं कितनी तंग आ चुकी है अपनी मम्मी की वजह से, कि उसको कभी लग रहा है कि मैं अनाथ होनी चाहिए थी, कभी लग रहा है कि रूपांजल, कभी लग रहा है कि जलपरी। अब बच्चे ऐसी अगर कल्पना कर रहे हैं तो पेरेंट्स को भी एक चीज़ यहाँ पे समझनी चाहिए कि गिव देम सम टाइम टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, कि बच्चों को भी कुछ समय दो समझाने के लिए, क्योंकि दे आर नॉट फुली मैच्योर टू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, कि व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज बैड फॉर देम। सो इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड देम, टू एक्सप्लेन देम। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को कैसे समझाओ। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि उसकी मम्मा क्या बोलती है। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब उसकी मम्मा उसको जोर से गुस्से में बोलती है। सल्किंग का मतलब होता है मुंह फुलाना या सुलकाना, सुजाना। तो उसकी मम्मा बोलती है क्या अमांडा तुम एक बार के लिए अपना ये मुंह सुजाना बंद करोगी, मुंह फुलाना बंद करोगी? यू आर ऑलवेज सो मूडी। तुम हमेशा मूड में रहती हो, हमेशा गुस्से में, तुम्हें कुछ समझाना ही बेकार है। अपने पेरेंट्स भी बोलते हैं ना कि तुझे वो समझाना ही बेकार है, तू हमेशा ही अपना मुंह फुला के बैठा रहे। तो उसकी मम्मा भी दिन भर उसको ऐसे डांटती रहती है कि तू मुंह फुला के बैठा रहे, मैं नहीं कह रही तुझे कुछ। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्लेक्ट एट यू, अमांडा। हर कोई ऐसे सोचेगा कि मैं तुझे परेशान करती हूँ, अमांडा। उसकी मम्मा बोलती है कि अगर तुम ऐसे बैठे रहोगी अमांडा, तो हर कोई ये सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ करने नहीं देती, मैं तुम पे अपनी मर्जी चलाती हूँ, ऐसे कोई सोचेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। I hope you get this poem. तो that the main motive of this poem is that कि पेरेंट्स को ना अपने बच्चों को समझाना चाहिए, उन पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी चाहिए, उनके लिए कुछ पैरामीटर भी सेट करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि आप उनको हर टाइम आके कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पर उनकी मम्मा को एज अ विलेन कंसिडर किया है इस पोएम के अंदर। कहीं ना कहीं जो हमारी पोएट है वो अपनी फीलिंग्स थ्रू शेयर कर रही हैं अमांडा जी थ्रू, कि शायद उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं ऐसी थी, उनकी मम्मा भी कहीं ना कहीं ऐसी थी। तो वो सारी चीज़ें हम इस पोएम के अंदर समझ सकते हैं। तो दैट्स ऑल। सो लेट्स अंडरस्टैंड द समरी ऑफ दिस पोएम। द पोएम अमांडा इज अबाउट अ गर्ल हु इज annoyed by her mom constantly telling her what to do, ma'am keeps nagging her about things like biting her nails, slouching and not finishing chores. Sorry। तो ये हमारी जो पोएम अमांडा, एक छोटी सी लड़की के बारे में जो हर बात पर चिढ़ जाती है। उसकी मम्मा उसको कुछ ना कुछ बोलने के लिए करती रहती है और हमेशा उसको परेशान करती रहती है, लेकिन उसको बोलती है कि अपने नाखून मत चबाओ अमांडा, अपने कंधे मत झुकाओ अमांडा, अब घर के सारे काम फिनिश करो अमांडा। लेकिन अमांडा उसको नहीं सुनती। अमांडा सिर्फ अपनी डे ड्रीमर दुनिया में खोई रहती है और कभी सोचती है कि काश आई टू बी अ मरमेड फ्री इन द ओशन और एन ऑर्फन हु डजंट हैव एनीवन टू बॉस हर अराउंड। काश मैं एक जलपरी होती जो गहरे और हरे समुद्र में आसानी से तैर पाती। काश मैं एक अनाथ होती, उसके पास कोई भी नहीं होता उसे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। द पोएम डजंट शो हाउ किड्स कैन फील फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप बट स्टिल वांट द फ्रीडम ऑफ बीइंग लिटिल। ये कहानी उस बच्चे के बारे में है जो हमेशा छोटा रहना चाहता है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बड़ा होने के लिए कंपेन कर रहे हैं, उन पे ओवर बर्डन दे रहे हैं। क्या हमें ना कभी कभी बचपन है
हम बोलते हैं ना चाइल्डिश लॉन्गिंग, जो बचकानी हरकत होती है उनको भी थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें बच्चों को हर बार फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम ये कैसे कर रही हो, तुम वैसे कर रही हो। हाँ, समझ जाएंगी, समझदार है, बट यू शुड हैव नॉट ट्राई टू ऑर्डर ऑन देम। आपको उनकी भी फीलिंग समझनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की मेंटलिटी कंडीशन एक जैसी नहीं होती। तो ट्रीट देम एज दे वांट, तो उनको ऐसे ट्रीट करो जैसे वो चाहते हैं। आप अपना कुछ उनको इंस्ट्रक्शन देने का ट्राई मत करो, नहीं तो वो बच्चे आपकी कभी नहीं सुनेंगे। सो दैट्स ऑल, आई होप यू गेट दिस। सो लेट्स अंडरस्टैंड द पोएटिक डिवाइस फर्स्ट। द फर्स्ट वन इज रिपीटेशन। तो अगर कोई भी शब्द है बार बार में रिपीट हो रहा है तो दैट वी सी रिपीटेशन। तो आपने इस पूरे पोएम में देखा होगा कि अमांडा अमांडा कितनी बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर रिपीटेशन में आ जाएगा आपका अमांडा। नेक्स्ट आपका इमेजरी, जो चीज़ें कल्पना करती है दैट वी से इमेजिनिंग। तो उसको लगता है हवाएं फुसफुसा रही हैं, तो वो है इमेजरी। एमरल्ड सी, गहरा समुद्र शांत है, तो वो क्या है, कल्पना है। नेक्स्ट आपका है मेटाफोर। मेटाफोर में आपका होता है अमांडा कंपेयर्स herself to a mermaid and carefree creature living in a world of her own. This metaphor helps us understand Amanda's desire for escape. जो अमांडा खुद को बार बार में किसी न किसी चीज़ से कंपेयर करती है, दैट वी से एज अ मेटाफोर। नेक्स्ट आपका है पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पर हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग से कंपेयर करते हैं, दैट वी से पर्सोनिफिकेशन। तो बिस्पर, बाइंड, सिल्वर, फ्रेंड, ऑल दिस थिंग्स आर personification. And next है anaphora. The poem repeats phrases at the beginning of lines for emphasis. For stanzas, the first stanza start with don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. मतलब जहाँ पर भी किसी सेंटेंस में एक सेम फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता है, तहाँ पर हम लगाते हैं एनाफोरा। तो आपने पहले स्टेंजा के अंदर देखा होगा, तो वहाँ पर उसकी मम्मा उसको डांटती रहती है कि अपने नाखून मत चबाओ, अपने कंधे मत झुकाओ, अपना रूम साफ करो। तो ऑल दिस थिंग्स आर एनाफोरा। I hope you get this. So it's time to read about one short motivation. तो चलो आपको कुछ छोटा सा मोटिवेशन दे दे जिससे आप फुल ऑफ एनर्जी एंड ब्लेसफुली हो जाओ। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, नेशनल मंडेला। बच्चों, आप सब नेशनल मंडेला के बारे में जानते ही होंगे। तो हमारी जो नेशनल मंडेला है, उन्होंने लिखा था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग हम दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। अगर आप शिक्षित हो ना, अगर आप एजुकेटेड हो, तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आपने ये ऐसा किया। जॉब इंपॉर्टेंट नहीं होती लाइफ में, एजुकेशन किस लिए इंपॉर्टेंट होती है कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। तो बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूस पढ़ते रहना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। डोंट थिंक अबाउट दिस वर्ल्ड पीपल, ओके। किसी के बारे में मत सोचो, जो बोल रहा है आपको बोलने, तो जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। यू जस्ट फोकस व्हाट यू हैव टू डू, डोंट थिंक अबाउट द पीपल, क्योंकि लोग आते और चले जाते हैं। आपको मेहनत खुद करनी है, आपको सीखना भी खुद है, गिरना भी खुद है, उठना भी खुद है। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। आई होप यू ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा।